Hello student. Today we are starting chapter number 3, that is current electricity. We have studied first two chapters. Both the chapters was of static electricity. Static electricity means the electric charge is considered to be at rest and the different effect related to that stationary charges is studied, that is static electricity. Now in this chapter we have to study the current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. सो उससे रिलेटेड जो फेनोमेनाज होती है, उससे रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स होती है, वो हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है. सो लेट अस बिगिन चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, सबसे पहले एक बात समझो कि करंट मतलब क्या. करंट मीन्स द फ्लो ऑफ क्वांटिटी. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर, it is called water current. If it is a flow of air, then it is called air current, जिसको आप wind बोलते हैं. तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ electron, flow of electric charge, flow of electric charge is called electric current. Now there are two different ways by which the electric current can be produced. There is a natural way and there is an artificial way. We discuss natural way means in nature the electric current is produced. I give you an example. In the monsoon, when there is a thunderstorm, जब आकाश के अंदर बिजली चमकती है, then there is a flow of electron from the cloud towards the earth. और उसके वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस. दैट करंट इज नोन एज अनस्टेडी करंट. अनस्टेडी करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कॉन्स्टेंट विद द टाइम. दैट इज नोन एज अनस्टेडी करंट. बट देर आर some examples where the electric current is steady, the flow of charge is steady. For an example, torch. आपके घर में टॉर्च होगी, ठीक है. जब अंधेरा होता है तो हम, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट्स चली जाती है, तो देखने के लिए हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं, तो वो टॉर्च के अंदर बेसिकली क्या होता है? सेल होता है. सो व्हेन यू press the switch, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सेल इन द सर्किट. तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो फ्लो कैसा होता है? स्टेडी फ्लो होता है. और उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो अ स्टेडी करंट. दूसरा एक एग्जाम्पल है स्टेडी करंट का, सेल ड्रिवन क्लॉक, सेल ड्रिवन वॉच. आप हाथ में जो घड़ी पहनते हो, उस घड़ी में क्या होता है? सेल होता है. वो सेल में से जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट कैसा होता है? स्टेडी होता है. स्टेडी मीन्स द करंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम. इन शॉर्ट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट. दैट इज नोन एज द स्टेडी करंट. ठीक है. तो टू टाइप ऑफ करंट्स आर देयर, स्टेडी करंट एंड द अनस्टेडी करंट. इस चैप्टर के अंदर हम जो करंट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द स्टेडी करंट. रेयरली कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसके अंदर हम लोग
अनस्टेडी करंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। शायद कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, ठीक है, बाकी तो करंट स्टेडी ही होता है, ठीक है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. नाउ स्टूडेंट, वी विल अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. How electric current is produced in the conductor. So student, as I said that electric current is produced due to the motion of charges. Charges मतलब कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर होता है, in that metallic conductor there are electrons. These electrons are known as the mobile particles, moving particles. So because of the motion of the electron, because of the flow of electron, electric current is produced. So suppose there is a conductor. एक कंडक्टर है, इस टॉपिक में कोई फिगर नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं एक फिगर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव अ कंडक्टर, इस टाइप का एक कंडक्टर है, एंड इन दिस कंडक्टर देयर आर पॉजिटिव चार्जेस एंड देयर आर नेगेटिव चार्जेस. अब स्टूडेंट एक बात समझो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज ही मूव करते हैं. आपको पता ही होगा कि कोई भी मटेरियल होता है वो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स का बना होता है, मॉलिक्यूल्स एटम के बने होते हैं. तो जो एटम्स होते हैं वो एटम के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं. One is known as the positive charge, that is proton, and the second one is known as the negative charge, that is electron. Electron is loosely bound and proton is tightly bound. तो proton कभी भी move नहीं करता है. But student, in the beginning जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो रहा था, जब साइंटिस्ट लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे थे, तब उनको ये बात नहीं पता थी. वो लोग ऐसा मानते थे कि कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज ऑल्सो मूविंग, नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो मूविंग. तो यहाँ पर जो मैं आपको करंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हम फॉलो करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन द कंडक्टर. समझ में आया? ओके. सो देयर इज ए कंडक्टर एंड इन दिस कंडक्टर there is a positive charge as well as there is a negative charge. ठीक है. Now suppose there is a cross section of the conductor. कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है. Now suppose Q plus. What is Q plus? Q plus is the net amount of positive charge moving through cross section, net amount of charge moving through cross section in, शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली Q minus is the net amount of negative charge moving through the cross section in backward, sorry, my mistake, in the forward direction, in the forward direction. Q plus is the net amount of positive charge moving through the cross section in the forward direction. Q minus is the net amount of charge flowing through the cross section in the forward direction. So here Q is equal to Q plus minus Q minus. Why minus sign? Because it is a negative charge. So when we want to find the net charge, we have to consider the polarity. So Q is equal to Q plus minus Q minus is the net amount of charge moving
in forward direction, right? So Q is the net amount of charge passing through the cross section in the forward direction. ये जो क्रॉस सेक्शन है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की डायरेक्शन में जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज दिस, राइट? नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग the case of a steady flow, the case of a steady current. So for steady flow, जब चार्ज का फ्लो स्टेडी हो, ठीक है, मतलब the flow is not changing with the time, then the amount of charge, the net amount of charge passing through the cross section is directly proportional to time. ऐसा इक्वेशन बुक में नहीं है, पैम्पलेट में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए. कन्वर्टिंग दिस प्रोपोर्शनलिटी इनटू द इक्वालिटी वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट आई. आई एक कांस्टेंट है, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. एंड व्हाट इज दिस आई? दिस आई इज नोन एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. दिस इज करंट थ्रू कंडक्टर, ठीक है? तो स्टूडेंट यहां पर हमने जो फ्लो एज्यूम किया वो फ्लो कैसा था? इट वॉज अ स्टेडी फ्लो. बट सपोज इफ द फ्लो इज नॉट स्टेडी, फ्लो इज अनस्टेडी. अब अनस्टेडी फ्लो क्या होता है? वैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्टडी के अंदर जो करंट आएगा वो स्टेडी करंट ही होगा, बट जानने के लिए हम उसको समझ लेते हैं कि अनस्टेडी फ्लो क्या होता है. तो इन द अनस्टेडी फ्लो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द गिवन टाइम इंटरवल इज नॉट सेम, इज चेंजिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, इन 1 second, बिटवीन 0 to 1 second, suppose certain amount of charge flows through the cross section. In next 1 second, the amount of charge flowing will be different than the amount of charge flown in the previous 1 second interval. मतलब 1 second में जो amount of charge flow होता है वो keeps on changing होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं unsteady flow. So if the flow is unsteady, so उस situation में suppose delta Q is the amount of charge passing through the cross section in the time interval delta t. delta t time interval में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, देन व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट? तो इस सिचुएशन में जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगा, यहां पर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट आएगा. सो दैट एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. देखो कुछ स्टेप आपको टेक्स्ट बुक में, पैम्पलेट में नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो समझने के लिए इसको आप समझना, फिर जो लर्न करना है वो तो आपको पैम्पलेट में से ही लर्न करना है. सो if delta q amount of charge is passing through the cross section of the conductor in the time interval delta t, then the average electric current, this is known as average electric current, is given by this formula. Now in this formula, if we take limit delta t tends to 0, we take a time interval ऑलमोस्ट 0, तो ये जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट है इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली इलेक्ट्रिक करंट. तो उस सिचुएशन में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, इसको लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. और लिखा नहीं है बुक में, पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यू बाई टी. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अगेन वी गेट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है? सो करंट का फॉर्मूला क्या है जो आपको आगे के लिए याद रखना है? करंट इज क्यू बाई टी, एंड व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a unit time. The rate of flow of electric charge in a direction perpendicular to the cross section of the conductor.
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूं, दिस डेफिनेशन इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, आप लोग इसको नोट करके रख लेना आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कहीं पर। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर in a unit time in a direction normal to it। नॉर्मल टू इट, किसको नॉर्मल? इसको नॉर्मल, क्रॉस सेक्शन को नॉर्मल। सो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कौन सा आपको याद रखना है? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कूलम्ब पर सेकंड, कैपिटल सी अपॉन स्मॉल एस, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए। एम्पियर इज वेरी वेरी बिगर यूनिट, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट भी है 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। द क्वेश्चन इज how electric current is produced in the conductor. Student, in the previous topic I explained you that electric current is produced because of the motion of charges. Charges मतलब usually electron। तो जो metals होते हैं, conductors होते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर। हमारे घर के वायरिंग में कॉपर ही यूज होता है, ठीक है, कॉपर के वायर यूज होते हैं। सो इन दैट कॉपर कंडक्टर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज आई टोल्ड यू द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? नाउ सपोज देर इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। Now in that conducting wire there will be a flow of electron, there will be a motion of electron। कोई भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are never at rest, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते हैं, they are always in motion, ठीक है। But if you hold that conductor, अगर आप वो कंडक्टर को ऐसे हाथ से पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शॉक, दो देर इज मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड दैट कंडक्टर, देर इज ए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से ही तो करंट प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट है तो हम उसको टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा। तो कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसको अगर हम टच करेंगे, ठीक है, if there is a conductor, if there is a copper wire which is lying on the table, टेबल पर पड़ा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी, उसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे, पर अगर हम उसको टच करेंगे तो वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शॉक। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर। सो व्हाई देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो I will be discussing two cases. Number one, electric field not applied to the conductor, and number two, electric field applied to the conductor. So ये फिगर नहीं है, there is a conductor। ये कौन सा कंडक्टर है? वही कॉपर का वायर है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। इट इज लाइंग ऑन द टेबल, उसका एक स्मॉल पार्ट मैंने आपको शो किया है, ठीक है। नाउ
In this conductor there are free electrons, there are electric charges. These electric charges are randomly moving in a different direction because of the thermal energy. स्टूडेंट, ये कंडक्टर को आपने कहाँ रखा है? टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, तो रूम के अंदर रखा है, तो रूम विल हैव सर्टेन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर चलेगा, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, बराबर। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जहाँ पर कोई मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट एट ऑल द टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन टेम्परेचर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव्स। सो ये कंडक्टर है। इन दिस कंडक्टर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर लिबरेटेड फ्रॉम द एटम, एटम में से निकले हुए हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे आर लूजली बाउंड इनसाइड द एटम, ठीक है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग, they are randomly moving, their motion is completely random, they possess the thermal energy। जो एटमोस्फियर है, वो एटमोस्फियर में जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर के वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, those electron possess the thermal energy। now there is no preferential direction to the velocity of the electron। क्या कहा मैंने? no प्रिफरेंशियल मतलब स्पेसिफिक, डेफिनाइट, नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वो जो एटम होता है ना, एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम क्या बन जाता है? आयन बन जाता है ना, आयन, इट बिकम्स पॉजिटिव आयन। सो दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयन, एंड व्हेन दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन, डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। सो इलेक्ट्रॉन्स आर randomly moving in a different direction due to their thermal energy, they are colliding with the positive ions, their direction is completely random, there is no preferential direction, there is no specific direction to the velocity of the electron, okay। now suppose if you consider the cross section of the conductor, अगर आप कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे तो some electrons are moving in this direction, some electron are moving in this direction, okay। now the amount of charge crossing the cross section from left to right and the amount of charge crossing the cross section from right to left is same। मैंने कहा कि जो चार्जेस की मोशन है वो कंप्लीटली रैंडम है, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको जहां जाना है वहां जा रहा है, कोई इधर 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 जा रहा है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर सेम। लेफ्ट से राइट में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में भी जा रहे हैं, ठीक है। सो द नेट चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, नेट चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज 0। the amount of charge passing from left to right and amount of charge passing from right to left are same, so net charge is 0 and because of that reason current is also 0। क्योंकि करंट कब प्रोड्यूस होता है? when there is a net flow of charges through the cross section, पर यहाँ पर नेट फ्लो ही 0 है, जितना चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है क्रॉस सेक्शन के उतना ही चार्ज राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है, सो करंट इज 0। समझ में आया? तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि करंट कब प्रोड्यूस होता है? करंट इज प्रोड्यूस व्हेन देयर इज ए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इफ यू हैव अ ऑर्डिनरी पीस ऑफ कंडक्टर, अगर आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है तो उसके अंदर चार्जेस की मोशन तो होगी बट उसके अंदर करंट 0 होगा। क्यों करंट 0 होगा? क्योंकि देयर इज नो नेट फ्लो of charge
through the cross section of the conductor. Is that clear? Now we consider the situation, second situation. What is that second situation? Electric field is applied to कंडक्टर, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. सो अगेन आई कंसिडर अ फिगर, ये फिगर टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, जो फिगर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं. सो वी हैव अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. ऑन द लेफ्ट surface of the conductor, on this circular surface of the conductor, a dielectric disc, a disc of dielectric material, dielectric मतलब non-conducting, a disc of non-conducting material, a dielectric material is attached over here. यहाँ पर एक non-conducting material की disc having the diameter same as the diameter of the cross section is attached. Suppose on that disc there is a positive charge. Similarly, on other circular cross section of the conductor also there is a circular disc of non-conducting material having a negative charge is fixed. So here there is a circular disc on which there is a positive charge. Here there is a circular disc of non-conducting material on which there is a negative charge. ऐसा क्यों किया स्टूडेंट? वी हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस कंडक्टर. ये जो कंडक्टर है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसके एक एंड पर हमने पॉजिटिव डिस्क अटैच कर दी, दूसरे एंड पर हमने नेगेटिव डिस्क अटैच कर दी. सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप इन दिस कंडक्टर एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये कंडक्टर के अंदर क्या है? कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. देयर इज ए नेगेटिव चार्ज. सो दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स in a direction opposite to the field. Field is from left to right and the negative charge experience the force from right to left. तो right to left नेगेटिव चार्ज मूव होंगे. ये ऐसे नेगेटिव चार्ज, ऐसा बुक में नहीं दिखाया है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज मूव होंगे. And this negative charge will reach to the left surface of the conductor and they will make दिस डिस्क न्यूट्रल. ये डिस्क पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज डिस्क के तरफ मूव करेंगे एंड दे विल मेक दिस पॉजिटिवली चार्ज डिस्क न्यूट्रल. और यू कैन से दिस नेगेटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिवली चार्ज डिस्क. सो हियर इनिशियली देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट. हियर देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट. क्यों इलेक्ट्रिक करंट होगा? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है ऑल विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. यहां पर क्या होता था? देयर वॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. सम इलेक्ट्रॉन वॉज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सम इलेक्ट्रॉन वॉज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इफ यू कंसिडर द क्रॉस सेक्शन हियर, अगर आप यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे then all the electron in that conductor will be crossing the cross section from right to left. That means what? There is a net flow of charge through the cross section of the conductor. So initially there will be a current and after that there will not be any current. Initially there will be a current क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, और फिर वो चार्ज यहाँ पर जाकर इस सरफेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे. और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज द ट्रांजिएंट करंट, मतलब करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड. इज दैट क्लियर? सो इन दिस टॉपिक आई हैव गिवन यू एन आइडिया हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है. इन द नॉर्मल कंडक्टर when no electric field is applied, no electric current is produced.
but when you apply the electric field to the conductor then the electric current is produced. ठीक है, तो इस टॉपिक को आप सिर्फ समझ लेना. ठीक है, स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, लर्न करना पड़ेगा ओम्स लॉ. सबसे पहले समझो, ओम इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. G.S. ओम, जॉर्ज साइमन ओम. Scientist G.S. Ohm gave the basic law regarding the flow of electric current. That basic law given by the scientist Ohm is known as Ohm's law. ठीक है, Ohm's law is a basic law in the current electricity. Okay, so what is the Ohm's law? उसको समझते हैं. Suppose we have a conductor. हमारे पास इस टाइप का एक कंडक्टर है. We have applied a potential difference across this conductor. कैसे अप्लाई किया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नॉट एक्सप्लेन इन द टेक्स्ट बुक, बट आई टेल यू कि ये जो कंडक्टर है उसका वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल. ठीक है, एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल. सेल या बैटरी. ठीक है, ये बैटरी है या तो सेल, कुछ भी बोल सकते हैं. So one end of the conductor is connected to the positive terminal of the cell and another end of the conductor is connected to the negative terminal of a cell. Okay, so here we have applied a potential difference across this conductor. ये जो बैटरी है, ये बैटरी जितने वोल्टेज की बैटरी है उतना पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव अप्लाइड across the ends of the conductor. क्या कहा मैंने? We have applied a potential difference V across the ends of conductor. Student, एक बात समझो, whenever there is a potential difference between the 2 points, there is a flow of electric current. इस बात को याद रखना. ठीक है, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होता है? When there is a potential difference. आपको याद होगा मैंने एक MCQ, एक सिचुएशन डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि वो जो बर्ड होता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर के ऊपर बैठता है, उसका एक पाँव एक वायर के ऊपर, दूसरा पाँव दूसरे वायर के ऊपर, उसको कोई भी करंट नहीं लगता है. क्यों करंट नहीं लगता है? बिकॉज इट्स बोथ लेग पोटेंशियल. उसका लेफ्ट लेग जितने पोटेंशियल पर है उतने ही पोटेंशियल पर उसका राइट लेग है. सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. सो भले वो लाइव वायर के ऊपर बैठा है, वो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है पर उसको करंट नहीं लगेगा. क्यों करंट नहीं लगेगा? बिकॉज इट्स बोथ लेग आर एट द सेम पोटेंशियल. सो आपको क्या समझना है यहां पर? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट एंड ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल एंड राइट एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, एक जस्ट बात बताता हूं. सपोज ये जो बैटरी है, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो उसका जो लेफ्ट एंड है वो +5 वोल्ट पर है और जो उसका राइट एंड है वो -5 वोल्ट पर है. ठीक है, अभी ये इतना सब कुछ बुक के अंदर नहीं समझाया, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, पर ये समझना जरूरी है क्योंकि बुक में सब ऊपर ऊपर से होता है. ठीक है, तो समझ में आ गया. सो अगेन वी कम टू आवर एक्सप्लेनेशन. वी हैव अ कंडक्टर, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड वी नो दैट whenever there is a potential difference across the conductor then electric current flows through that conductor. तो इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. नाउ साइंटिस्ट G.S. Ohm said that the potential difference across the ends of the conductor and current flowing through the conductor are directly proportional to each other. एक्चुअली ऐसा है
कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. इफ यू अप्लाई लेस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज अगर लेस है तो फिर कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा वो लेस होगा. एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग विल ऑल्सो बी मोर. बराबर. मैं आपको एक बात बताता हूँ. बैटरी, कौन सी बैटरी? आपके टू व्हीलर में जो बैटरी होती है 12 वोल्ट की या ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोल्ट की, उसके दो टर्मिनल को ऐसे टच करना, करंट नहीं लगेगा. लेस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, लेस पोटेंशियल डिफरेंस लेस करंट आपके बॉडी में से फ्लो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. पर आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर आप मोबाइल कनेक्ट करते हो, टीवी कनेक्ट करते हो, वहाँ पर जो टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 230 वोल्ट. बैटरी का कितना था, 12 और 20, वहाँ पर है 230 वोल्ट. तो देयर इज ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट प्रोड्यूस इज वेरी हाई. सो आपको मेरा सिर्फ इतना ही समझाना था कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. सो एक्चुअली है ऐसे, पर ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, it means that this is also proportional to this. Okay, so you consider this. So the potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the magnitude of current flowing through the conductor. Converting this proportionality into the equality, तो यहाँ पर हम एक proportionality constant introduce करते हैं, that is capital R. So I into R. ठीक है. So this is the mathematical form of a Ohm's law. यहाँ पर ये जो R है, this R is known as the proportionality constant. ये constant है, constant for the given conductor. given conductor के लिए अगर आप V change करोगे तो I change होगा, but R will not change. R remains constant. इसके लिए उसको कहते हैं constant. तो ये R क्या है? proportionality constant, and it is known as resistance of conductor. ठीक है. तो ये जो V इक्वल टू IR है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. यू विल बी यूजिंग इट फ्रिक्वेंटली. तो ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है. ठीक है. इसमें हम R को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, तो R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I होगा. तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला है. इसके ऊपर से हम यूनिट डिस्कस करते हैं R का. तो यूनिट ऑफ R क्या होगा, R का यूनिट? तो स्टूडेंट V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज. वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट. I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. नेम ऑफ ए साइंटिस्ट. ठीक है. ये वोल्टा है और ये एम्पियर है, मतलब वो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम है. वोल्टेक सेल आपने पढ़ा होगा शायद. सो वोल्ट अपॉन एम्पियर. ठीक है. इट इज ऑल्सो रिटन एज V बाई A. ये V फॉर वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो V है इट इज वोल्ट. इज दैट क्लियर? वोल्ट इज अ यूनिट. सो यूनिट ऑफ R इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, विच इज ऑल्सो नोन एज ओम. और ओम का सिंबल होता है इस टाइप का, ओमेगा. गॉट द पॉइंट? ठीक है. अब हम R का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R MCQ में 1 मार्क में आ सकता है. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I. V का डायमेंशन फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया था. V इक्वल टू W बाई Q. पोटेंशियल इज वर्क पर चार्ज. तो याद करो क्या था, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं. M1 L2 T-3 A-1 ये है.
एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क M1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई A1 T1, राइट है, ठीक है। आप भी भूल जाओ तो ये अप्लाई करना। करंट का होता है A1, ठीक है। सो क्या होगा, R का M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। अगर प्रैक्टिस करोगे 4-5 बार देखे बिना लिखने की तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। मैं भी जब मुझे भी कोई पूछता है ना सर आर का क्या होता है DF, तो मैं पहले V का याद करता हूँ और फिर उसको I से डिवाइड करता हूँ। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। अब स्टूडेंट एक बात समझो, टेक्स्ट बुक के अंदर उन लोगों ने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को याद रखना। और कभी अगर एग्जाम में, पैम्पलेट में भी नहीं है वो स्टेटमेंट, कभी अगर एग्जाम में आपको कोई पूछ ले कि स्टेट ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट दो, तो कैसे लिखोगे? बुक में तो ऐसा लिखा है कि ओम्स स्टेट दैट, ओम्स ने ऐसा कहा कि V प्रोपोर्शनल टू I, उन्होंने ऐसे ही लिखा है। बट सपोज आपको लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या लिखोगे? तो ये रब कर देता हूं, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सी, अंडर फिक्स फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन फिक्स, चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए? तो ब्रैकेट में दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन, मतलब वो जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो अंडर फिक्स फिजिकल कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of conductor is directly proportional to current flowing through कंडक्टर। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर लेना। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन V, I एंड R। V इज इक्वल टू I R। आई बात समझ में, ठीक है। आपको एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि ये जो R है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टाइप उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लिख देता हूं यहां पर, R डिपेंड ऑन नंबर 1 टाइप ऑफ conductor and number 2 dimension of conductor। dimension of conductor मतलब क्या? length, area of क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। स्टूडेंट, इन द टॉपिक ऑफ ओम्स लॉ वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पर
कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस समझो। चलो मैं बोल देता हूँ, आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में ही आपको बोला कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करता है वो ही हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सी हियर वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है we have a conductor, this type of conductor, area of cross section of that conductor is A, length of the conductor is L। ठीक है, suppose the potential difference across this conductor is V। ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, V जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ओके, सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज I, तो V इज इक्वल टू PD, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एंड I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ will be R is equal to V by I. Now suppose if we have two such conductors, एक ऐसा दूसरा भी कंडक्टर है, and they are arranged in a series। ठीक है, कैसे, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं। थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉ करना है बस, ठीक है, इससे डबल लेंथ का ड्रॉ करना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, उससे डबल लेंथ का ड्रॉ कर दिया और फिर क्या करना है, यहां पर बीच में ऐसे कर देना। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू कंडक्टर्स ईच हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। टू सच कंडक्टर्स आर जॉइंड इन दिस वे। सो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर इज V, मतलब फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेकंड कंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V होगा। स्टूडेंट, कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है और जब भी कोई दो कंडक्टर्स ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज एडेड। तो फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, सेकंड कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। सो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2V, बट करंट थ्रू बोथ द कंडक्टर विल बी I। ठीक है, इसमें से करंट I फ्लो होगा और इसमें से भी करंट I ही फ्लो होगा। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? सपोज RC इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो RC इज इक्वल टू 2V by I, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 2V, करंट इज I, but V by I is R, so this is equal to 2R. So RC is equal to 2R. Is that clear? तो यहां हमको क्या समझ में आया? When the length of the conductor was L, when the length of the conductor was L, then resistance was R, and when the length was double, the resistance also get double। इसका मतलब ये हुआ
कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंक्लूजन है जो हमने किया, ये उसका कंक्लूजन है। समझ में आया? अब हम फिर से इस कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। कंडक्टर ऑफ लेंथ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर इज V, current flowing through that conductor is I, so resistance of the conductor is again R equal to V by I. Now suppose if this conductor is cut along its length, उसको लेंथ के along कट कर दिया। कैसे कट कर दिया मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा ओरिजिनल कंडक्टर, ठीक है, ये ओरिजिनल कंडक्टर, उसको लेंथ के अलोंग कट कर दिया इस तरह से, लेंथ के अलोंग कट कर दिया, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ईच हाफ विल रिमेन सेम। दो पार्ट हो जाएंगे ना, लेंथ के अलोंग अगर कट करोगे तो दो पार्ट हो जाएंगे, तो दोनों की लेंथ तो सेम रहेगी, बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच हाफ, ईच पार्ट विल बी हाफ देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिजिनल कंडक्टर। तो इसका एरिया होगा a/2, इसका एरिया होगा a/2। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच हाफ, ये ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला हाफ, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, बट करंट विल बी डिवाइडेड। इसमें से करंट फ्लो होगा I/2, इसमें से करंट फ्लो होगा I/2। करंट विल बी हाफ, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन ही हाफ हो गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हाफ हो जाएगा और उसके वजह से करंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सपोज RC इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो RC में हम क्या लिखेंगे, V, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इज I/2, ठीक है। सो इट इज 2V/I, सो दिस इज 2 into R, सो RC इज इक्वल टू 2R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेड हाफ, हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज A, नाउ हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। तो इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is made half, then the resistance gets double। पहले जो resistance था उससे resistance डबल हो जाएगा। So what is the conclusion? Resistance is inversely proportional to area of cross section. Resistance is directly proportional to length of the conductor and it is inversely proportional to the area of cross section. So combining these two, we write R proportional to L/A, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो हम यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, रो। क्या? रो। रीड कैसे करते हैं? रो नहीं बोलने का, रो, र और एच, ह के ऊपर वो समझ में आ गया होगा, रो। ओके, so this rho is known as the resistivity of what? Resistivity of the material. Rho is resistivity of material. स्टूडेंट एक बात समझो मेरी बहुत ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। सपोज आपके पास एक कॉपर का वायर है, एक है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक है 1 मीटर लॉन्ग। दोनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे, दोनों कॉपर के ही थे फिर भी रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि लेंथ अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है, पर दोनों की जो रेजिस्टिविटी होती है दैट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों के
मटीरियल सेम है. सो रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल एंड आर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो इसमें यहां पर हम रो को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं. रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. यूनिट क्या होगा रो का? तो आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. सो दिस इज ओम मीटर. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर. ठीक है स्टूडेंट. Now student, we understand about current density. करंट समझा, करंट डेंसिटी समझेंगे. करंट का सिंबल I, करंट डेंसिटी का सिंबल J. ठीक है, तो सपोज वी हैव अ कंडक्टर, वी अप्लाई द ओम्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए. ठीक है, दिस I बाई ए वी सेपरेट रो एल. नाउ दिस I बाई ए इज नोन एज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. तो क्या होती है करंट डेंसिटी? समझो, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं. अमाउंट of current, amount of current per unit cross sectional area in a direction normal to it, in a direction normal to it is called current density. ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट, लेट मी चेक, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, राइट है. अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट इज नोन एज करंट डेंसिटी. ठीक है, करंट डेंसिटी का यूनिट होता है, यूनिट करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर. समझ में आया? ठीक है, करंट डेंसिटी. सो V इक्वल टू J रो L. इक्वेशन डिनोट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करते हैं. नाउ स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर कोई कंडक्टर है एंड इफ वी हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E टू दैट कंडक्टर, सो वी हैव अ फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू एल. चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला है. इक्वेशन 1-2 को कंपेयर करो तो J रो L इक्वल टू ई एल. ये आएगा, L L कैंसल होगा. सो E इज इक्वल टू J इंटू रो. ठीक है, अब यहां पर ये जो रो है इट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी. तो सिग्मा, सिग्मा मतलब 1 बाय रो इज नोन एज कंडक्टिविटी. ये हमने लिखा E इक्वल टू J रो. इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो करंट डेंसिटी होती है वो भी वेक्टर होती है. करंट इज अ स्केलर, याद रखना, करंट इज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, क्योंकि करंट डेंसिटी में डायरेक्शन होती है इसके लिए. सो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर J रो. इट इज ऑल्सो रिटन एज वेक्टर J अपॉन सिग्मा. सो ये जो आया इसको कहते हैं एबो इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है. ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देख लेना.